बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात हमें करनी होगी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हुए हैं। पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी। अगर अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया था और वो बार बार कह रहे थे कि आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, वहाँ जो भी हुकूमत होगी आपको उसके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इससे पहले वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने अपने दौर में उनको एंगेज किया। इससे पहले जो है वो वहाँ पे करज़ई साहब की हुकूमत थी, तो उस दौर में भी पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत हुई। अब वहाँ पे हुकूमत है तालिबान की, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं है। देखें ना, इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कठपुतली हुकूमतों के साथ, लेकिन आज इंडिया तालिबान के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, दौरे भी कर रहा है, उनके साथ अपने ताल्लुकात भी आगे बढ़ा रहा है और वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने वक्त रहते यह बताया कि आप कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अफगानिस्तान से बात ना करें। लेकिन जब तक लाशें गिर नहीं गई, जब तक लोग मारे नहीं गए, जब तक दहशतगर्दी ने सर नहीं उठा लिया, तब तक इन्हें होश नहीं आई। जब बहुत सारी लाशें गिर गई दोनों तरफ, तो उसके बाद इनको होश आई कि अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर मुज़ाकरात के लिए रास्ते बंद हो चुके थे। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, क्योंकि अब सालिस की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब आप एक लड़ाई में चले जाते हैं तो फिर आपकी एतमाद साजी नहीं रहती। वो एतमाद नहीं है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे और अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे जो पहले हुआ करता था। यही मुज़ाकरात जो अब कतर में हो रहे हैं, यही मुज़ाकरात जो अब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में इस्तांबुल में, तुर्की में, ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते थे, ये मुज़ाकरात पेशावर में हो सकते थे, वहाँ बातचीत हो सकती थी, बड़ी इज्जत के साथ दोनों फ्रीकैन मिलकर बातचीत तय कर सकते थे और शायद उनमें एतमाद ज़्यादा होता। लेकिन अब जो है वो दूसरे फ्रीक बीच में पड़े हुए हैं, चाइना कोई और, ये अरब ममालिक हैं, इनकी गारंटियाँ हैं, सऊदी अरब की गारंटी है, तुर्की बीच में पड़ा हुआ है, कतर बीच में पड़ा हुआ है। अब कोई लोग ईरान की भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी बीच में वो भी पड़ेंगे इसमें। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के लिए कि एक हमसाया मुल्क जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जिस मुल्क की दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल रहा, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद तख्लीक किया था, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद ट्रेंड किया था, आज जब उनकी हुकूमत आई तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की बात मानते और पाकिस्तान के मुताबिक चलते, पाकिस्तान दुनिया भर के जाके दरवाजे खटखटा के उनके साथ बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तरफा स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ख्वाजा साहब को पता नहीं झूठ बोलने की आदत है, इस उम्र में बंदे को झूठ बोलना नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, वो बिल्कुल किसी और तरह है, और जो स्टेटमेंट हमारे पास आया कतर से वो बिल्कुल किसी और तरह है। जो कतर से आने वाला स्टेटमेंट है वो कुछ और बता रहा है, और जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया वो कुछ और बता रहा है। ख्वाजा आसिफ एक तरफा कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान में अब दरअंदाजी नहीं करेगा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं करेगा, और ये वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं अपने ट्वीट में मिलती जुलती, जैसे इनको आदत है। लेकिन जो कतर का स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि ये दो तरफा हुआ है मामला। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम है दाइश से, और अफगानिस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दाइश के ठिकाने जहां से लोग आकर अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं और वहां जाके कार्रवाइयां करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को शिकवा टीटीपी से कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान में है, वो वहां से आके यहां पे कार्रवाई करती है। तो दोनों के शिकवे थे, दोनों के गिले थे, दोनों जगहों पे दहशतगर्दियां हुई हैं, दोनों ने लिस्टें फ्राहम की हैं, और दोनों ने इस बात का आज़म किया है कि एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंगबंदी कायम रहेगी, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इसी लड़ाई को लेकर जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो आला-ए-कार इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये सारे फतवे दे रहे थे। कोई आयतें सुना रहा था, कोई गज़वात के हवाले दे रहा था, कोई जो है वो कह रहा था इमरान खान तालिबान खान है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर कर रहा था, कोई ये कह रहा था अफगानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हमारा दुश्मन मुल्क है, और कोई ये कह रहा था कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ये बात बार बार की जा रही थी कि ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, हम इनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, ये कहा जा रहा था। और अब उन्हीं से जाकर जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिनको दुश्मन कहा गया, उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ी। देखिए, जब इमरान खान साहब को ये बात पता चली ना, अलीमा खानम वगैरह गए और उन्होंने अदालत के अंदर इमरान खान को ये बताया। मुलाकातें तो इमरान खान की होती नहीं है, अदालत में केस चलता है, उसी बहाने मुलाकात होती है। तो वहां जब इमरान खान साहब को यह बताया कि इतने फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए थे, और उन्होंने एक मरतबा नहीं लगभग 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यह बात दोहराई कि अफगानिस्तान से रब्ता करो, अफगानिस्तान से बात करो,
अफगानिस्तान से रब्ता करो। वो आदमी इस इलाके के डायनामिक्स को जानता है, उसे पता है कि यहां क्या चल रहा है, उसको आइडिया है कि इस लड़ाई को रोकना है। तो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कबाइलियों को इन्वॉल्व करें, आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें, मकामी हुकूमत को अपने एतमाद में लें और फिर मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। अगर आप एक तरफा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप 20 साल और लड़ लें। इससे पहले भी आप 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-25 साल हो गए आपको, आप 25 साल और लड़ लें। आपने 14,000 छोटे ऑपरेशंस किए, आपने दर्जनों जो है बड़े ऑपरेशंस आपने किए, बहुत बड़ी तादाद में। अभी तक अमन नहीं आ सका। अमन लाने का एक ही तरीका है, जब पूरा खित्ता अमन के लिए तुल जाएगा, और वो अफगानिस्तान की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान को जो लोग ताने देते थे अब वही काम कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं। और देखिए ये क्यों इन्हें करना पड़ा। पहले तो ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे थे, लड़ाई को बढ़ावा दे रहे थे। लड़ाई को बढ़ावा देने का मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवज्जे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को हम बताएंगे देखो आपको चाहिए था बगराम एयरबेस, तो देखिए हमने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना जोर लगाया, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम अफगानियों को मार रहे हैं, हम हमले कर रहे हैं, हमने तो काम शुरू भी कर दिया है। ट्रंप साहब आप ये देखें, तो ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी इनकी तरफ। ट्रंप अपने पंगों में फंसा हुआ है, वहां पे अमेरिका में जो चल रहा है वो मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन ट्रंप ने जब ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसने ये कह दिया कि अमेरिका में बड़े काम है जिनमें मैं फंसा हुआ हूं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाद में देखूंगा, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि जनाब ये तो फायदा ही कोई नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा उसके भी पैसे 12 ने। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने कहा जी बात करो अब उनके साथ, इमरान खान ठीक कहता है। फिर इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जब जाती मफाद नहीं निकला तो इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जाके फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, जो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीज फायर कायम रहना चाहिए। देखें DGISPR जो है ना वो 2 मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई उससे 2 चीज़ें निकलती हैं। DGISPR के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके 2 मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गज़वा बदर क्यों होता, यानी एक तो उन्होंने गज़वा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहाँ कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये आपकी अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीज़ें, तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गज़वा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो ये था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको जवाब देना, एक तो DGISPR का ये था। और दूसरा ये था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे DGISPR का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते, आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम, और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहेंगे। लिहाजा DG साहब ने एक तो ये कहा जी कि इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते दूसरे अल्फाज में, और वो वज़ीर आला फिर आ गया, आप माने या ना माने वो आ गया। दूसरी बात, वो मुज़ाकरात के बिल्कुल हमायती नहीं थे और अब हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो टाइम आ गया कि मुज़ाकरात भी हो गए। तो 1 हफ्ते के अंदर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके दोनों नताइज निकल आए। 2 मकासद थे ना, एक तो जनाब ऑपरेशन, मुज़ाकरात नहीं होंगे ऑपरेशन होंगे, और दूसरा कि सुहेल अफरीदी CM नहीं बनेगा। दोनों ही काम हो गए, मुज़ाकरात भी हो गए, सुहेल अफरीदी CM भी बन गया। और वही ख्वाजा आसिफ खुद चल कर गया जो मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ बन रहा था। तो इनका कोई नजरिया नहीं है, इन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये आंखें बंद करके कर देते हैं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया भी था, सुबह मैंने आपको बताया था वीलॉग में कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कहा कि जो हम तुम्हें कहते हैं आंखें बंद करके करो, तुम्हारी हिफाजत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका में क्या हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है, अभी कुछ और कार्रवाइयां होने वाली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीज़ों को ज़रा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी, अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफ़ी प्रेशर है निज़ाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है जिसमें मिलिट्री भी आगे शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे,
सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का जिला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहां गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहाँ गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल अफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीज़ें तय होती हैं उन चीज़ों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहाँ पे अवाम की आवाज़ आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब नाजरीन एक और चीज़ जो अमेरिका के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर एक चैंपियन बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाकारी कर रहे हैं वो ममालिक जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है। आप गौर कीजिए ना, चापलूसी सिर्फ वो ममालिक कर रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान फुल चापलूसी प्रोग्राम, इसी तरह इंडोनेशिया फुल चापलूसी प्रोग्राम, खुशामद प्रोग्राम। अरब ममालिक हमारे उनके पास तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। तो हर तरफ से जहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी हो रही है वहाँ पे जमहूरियत कैसे है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त तुर्की में तैयब उर्दगान की हालत क्या है और वहाँ की अपोजिशन की क्या हालत हो चुकी है और कर दी गई है, ये भी ज़रा कभी आप स्टडी करेंगे। मैं एक वीलॉग इसके ऊपर करूँगा कि तैयब उर्दगान अब वो नहीं रहे। तैयब उर्दगान में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ आई गुज़िश्ता 5-7 साल में, 8 साल में, और अब वो खुद भी एक डिक्टेटर के तौर पर वहाँ पर कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। और तुर्की के अंदर दीगर पोलिटिकल पार्टीज को कैसे कुचला और दबाया गया है इस पे हम बाद में बात करेंगे। उर्दगान की जहां बहुत सारी खूबियां हैं, वहां कुछ खामियां भी पैदा हो गई हैं और लगातार जो ताकत होती है ना, जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो ये प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। इंसान है ना, नॉर्मल होता है, तो उसके साथ जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो एबनॉर्मल हो भी जाता है। अब अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये वैसे तो जून 2025 में शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रंप आता है 2025 के शुरू में, तो पहले 5 महीनों के बाद उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि ट्रंप का जो हुक्मरानी का तरीका है वो अमेरिकन के मुताबिक आमराना है। जो तरीकाकार ट्रंप ने अपना लिया है अमेरिकन के बारे में वो आमराना तरीकाकार है। अच्छा, इस पे ना जो एक फ्यूलिंग की है, यानी आग तो लगी हुई थी, इसके ऊपर जो फ्यूलिंग हुई है वो एक इंसिडेंट से हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुई है मुबैना तौर पर, और इस वीडियो ने पूरे अमेरिका के अंदर लोगों के जज्बात को आग लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर होती है जिसमें वो एक जेट तैयारे में, फाइटर जेट में बैठे हुए हैं और उस पर गालिबन ट्रंप लिखा भी हुआ है। वो जब फाइटर जेट, मैं ये वीडियो अपने सामने खोल लेता हूं ताकि मुझे आपको इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी भी रहेगी। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए हैं और ये उन्होंने मुजाहिरों की ना ट्रोलिंग की थी और फाइटर जेट में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्लाई करते हैं और फ्लाइंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फाइटर जेट है उसके अंदर से गंद गिरता है, बहुत सारा, यानी शिट गिरती है और वो नीचे जो अवाम एहतजाज कर रहे होते हैं उनके सरों पे, उनके ऊपर गिरती है। यानी वो एक मुहावरा भी है अंग्रेजी में, ये उसका उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया। किंग ट्रंप जो लिखा हुआ है उस जेट के ऊपर लिखा हुआ है किंग ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर के ऊपर वहां पे एक ताज भी पहना हुआ है इस वीडियो में। और जो है वो यानी वाशरूम वाला मवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जेट तैयारे से बमबारी की तरह नीचे गिर रहा है और लोग उससे गंदे हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किंग ट्रंप के नाम से तैयारा उड़ा के और ये वीडियो लगा दी उसके अंदर। अब ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो है, ट्रंप को ये नहीं लगानी चाहिए थी। इससे लोगों ने तौहीन महसूस की और अमेरिकन ने इतनी तौहीन महसूस की है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां पे जमहूरियत पसंदों ने जो एहतजाज किया, अमेरिका की 50 रियासतों में लगभग 2600 से 2700 शहरों के अंदर, ये बहुत बड़ी तादाद है शहरों की, और 70 लाख से जायद अमरीकी, कुछ लोग कह रहे हैं 5 मिलियन, कोई 7 मिलियन, कोई इससे ज़्यादा भी बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी ट्रंप के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ बाहर आ गए
और ये तारीख साज मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, इस बड़े लेवल पर मुजाहरे पहले कभी नहीं हुए। लोग ये कहते हैं कि ट्रंप, हम तुम्हारी बादशाहत हमें कबूल नहीं है, ट्रंप तुम फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो कि हमारे मुल्क में कोई बादशाह नहीं है। लोगों ने ट्रंप की बड़ी किट लगाई, अजीब अजीब पोस्टर उठाए, ट्रंप के पुतले बनाए मजाइका खेज किस्म के, और उसके नमूने बनाए बड़े अजीब किस्म के, और ट्रंप ने जैसे लोगों की तौहीन की, लोगों ने टिका के ट्रंप की तौहीन की। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि अमेरिका में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, दफ़ा 144 नहीं लग रही, अमेरिका में कंटेनर्स खड़े नहीं किए जा रहे, अमेरिकन फ़ौज जो है वो गोलियां नहीं मार रही। हालांकि सबसे ताकतवर फ़ौज अमेरिका की है, सबसे ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट अमेरिका की है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं, उनके पास जेट तैयारे भी हैं, दुनिया की शानदार आंसू गैस उनके पास है। अगर वो कंटेनर्स खड़े करना चाहें या खंदके खोदना चाहें तो वो ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, उनके लिए मसला भी नहीं है, 20-25-30 हज़ार आदमी को मारने का, फ़ौरन मार सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं हो रहा, ना ही जाली FIR हो रही हैं, बल्कि ये जो लाखों मुजाहिरीन आए हैं एहतजाज करने के लिए, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने शिकायत की हो कि गुज़िश्ता रात उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। ये है नाज़रीन अमेरिका। वो इसीलिए सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, या इसीलिए बाकी दुनिया से आगे हैं कि वहाँ पे लोगों के जमहूरी हक मौजूद हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं बादशाह नहीं हूँ, ये मुझे बादशाह बिला वजह कह रहे हैं, ये मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने खुद कह दिया अपने मुंह से कि वो मुझे बादशाह कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूँ। हालांकि जो वीडियो उन्होंने जारी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें किंग ट्रंप लिखा हुआ था। तो ये जनाब अमेरिकन का रद्द अमल है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ज़ियाद तनोली साहब ने यह खबर दी। ज़ियाद तनोली साहब मैं जानता हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दिन अखबार में भी काम करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने काम किया है और मेरा एक उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है। उन्होंने एक खबर दी है कि खादम रिजवी साहब जो हैं, जो तहरीक लब्बैक के बानी हैं और उनका इंतकाल हो गया था आज से चंद साल पहले। 16 नवंबर को उनकी बरसी आती है हर साल और उनका उर्स मनाया जाता है, वहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया बाद में। खादम रिजवी साहब, ये आपको याद होगा, वो माजूर शख्सियत हैं जो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठते थे और इन्होंने तहरीक लब्बैक को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसने एहतजाज कर करके सबके नाक में दम कर दिया। तो अब उनके दुनिया से जाने के बाद हर साल 16 नवंबर को उनका उर्स मनाया जाता था। अब ज़ियाद तनोली साहब की खबर है और कुछ और सहाफ़ी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका जस्ते खाकी यानी उनकी लाश को निकाला जाएगा उनकी कब्र से और लाहौर से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाएगा। ये बड़ी खौफनाक बात है। हुकूमत पंजाब का वैसे पता कोई नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये मुंतकिल किया जाएगा और अटक में या राजनपुर में या कहीं दूर दराज इलाके में मुंतकिल करेंगे ताकि लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। अब वजह ये बनाई जाएगी। तो इस तरह तो जो बाकी मज़ार लाहौर में वो भी सारी खाली करके आप किसी खुले इलाके में भिजवा दें, चोलिस्तान में, जिन्होंने जाना है उर्स करने के लिए उधर चले जाया करेंगे। लेकिन ये खादम रिजवी साहब के हवाले से खबर है और ये अब ये खबर का क्या इम्पैक्ट आता है मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आखिरी खबर नाज़रीन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग बगले बजा रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे कि जनाब हमने इसराइल की जंग रोक ली, फ़लाने ने ये किरदार किया, फ़लाने ने वो किरदार अदा किया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो जंग बंदी तो हुई नहीं। और जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो आवाज़ भी नहीं उठा रहे। अब पाकिस्तान को तो भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए कि जनाब किस चक्कर में हमने दस्तखत आपने हम सबसे करवा लिए, बुला लिया, पूरी दुनिया में सौदा बेच दिया जंग बंदी का, जंग बंदी तो अभी तक हुई नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था एक ही फैमिली के 11 बंदे शहीद कर दिए, उसके अलावा मजीद शहीद अलग किए इन्होंने। अब गजा के ऊपर इसराइल की बमबारी जारी है, 38 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए। एक दिन की बात बता रहा हूं, 38 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए, 143 फलस्तीनी मजीद जख्मी हो गए हैं। जब से जंगबंदी हुई है, 4-5 दिन की कहानी है टोटल, और इतने दिनों में 47 बार जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। रफा की जो क्रॉसिंग है जहां से इमदाद आती है उसे गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसराइल ने बंद कर दिया है, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। और गजा मलबे में 70,000 टन बारूद दबा हुआ है, यह भी क्लेम किया जा रहा है। इसराइल की दरिंदगी तो खत्म हुई नहीं, अब कौन रोकेगा? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? क्या शहबाज शरीफ जो उछल उछल के तारीफें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, कल मैं सुन रहा था हमारे फील्ड मार्शल, ये पहली मरतबा मैंने तारीख में ऐसा सुना, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई आर्मी चीफ पासिंग आउट परेड पे जाएं पीएमए की
और वहाँ नए फौजियों को या नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, नया खून जो इंडक्ट हो रहा है फौज में, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफ सुनाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।